गुड इवनिंग ऑल बेटा, आवाज आ रही मेरी? गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल बेटा। अच्छा, लास्ट हमने दो टॉपिक करे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स। इसके बाद पैराबोला एलिप्स रहता है, बट अभी सर्कल के भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं। एंड थोड़ा सा मैंने रियलाइज किया कि जैसे टाइम हमारे पास कम है, तो विल स्टार्ट रिविजन फर्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा था लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हमने कैलकुलस के लिए बोला था मैंने कि एक फंक्शन, उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर अपना डेरिवेटिव, फिर एओडी, एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन पे लाइक आएंगे हम। तो सभी मुझे बताओ, डेरिवेटिव खुद रिवाइज कर सकते हो भाई? डेरिवेटिव इन एओडी बताओ भाई। ये दो टॉपिक बेटा, डेरिवेटिव और एओडी। डेरिवेटिव इजी है, एओडी भी इजी है, तो ये दो टॉपिक बेटा आप रिवाइज कर सकते हो। एंड आपके आई थिंक बोर्ड में भी आए थे ये टॉपिक, आए थे या नहीं? अभी बोर्ड एग्जाम में भी आए थे ना बेटा ये दो टॉपिक? यस सर। एओडी भी आया था, राइट? तो ये दो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। जैसे लाइक टाइम हमारे पास कम है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम सर्कल का जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला अभी के लिए मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। तो उनको छोड़कर अभी हम बाकी चैप्टर पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एंड लास्ट में जैसे टाइम बचेगा तब हम रिवाइज कर सकते हैं उन्हें, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है सर्कल्स का, उसके लिए हम लाइक काफ़ी लाइक अभी भी हमारा एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पेंडिंग है। तो मुझे लग भी नहीं रहा कि काफ़ी बच्चों का कनेक्ट बन रहा है, आ रहा है समझ में, है ना? तो थोड़ा सा, क्योंकि 11th का भी टॉपिक है एंड ज़्यादातर बच्चों का लाइक बिल्कुल होता है ना कि बिल्कुल याद नहीं है दूर दूर तक, तो टाइम भी लगेगा रिवाइज करने में, पूरा कंप्लीट करने में। तो अभी मैं पहले पूरे जो बाकी जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं कंप्लीट, एक्सेप्ट दीज 2-3 टॉपिक्स, उनको पहले हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास लास्ट में ये ना हो कि टाइम नहीं मिला रिवीजन के लिए। ठीक है, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक पिछले जो भी हमने करे उनको रिवाइज कराऊंगा, एंड आपको भी घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब इस बार आपका टेस्ट हुआ था उसमें इंटीग्रेशन आया था या नहीं आया था? यस सर। आया था, ठीक है। तो आज इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल ही रिवाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा। जो लास्ट टाइम हमने डेफिनेट इंटीग्रल करा था उसमें एक दो टॉपिक मैंने नहीं कराए थे, वो भी फिर हम कवर कर लेंगे इस बार। ठीक है, लिमिट ऑफ सम, जैसे मेरे ख्याल से बोर्ड में नहीं आया होगा आपका लिमिट ऑफ सम टॉपिक, फिर उसके बाद ए वाई एंड देन डिफरेंशियल। ठीक है, तो जल्दी से पहले अगर मैं गो थ्रू करूंगा कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले टाइप्स आपको याद होगी। अगर मैं ऊपर से ओवरव्यू लूं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसमें, सभी को पता है कि इंटीग्रल बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव, राइट? तो जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आता है? 2x आता है। तो इसी तरह से मैं क्या बोलूंगा कि इंटीग्रल ऑफ 2x क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन साथ में हम क्या लिख देते हैं? प्लस सी। सी लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी 2x आता है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तब भी तो 2x आता, या डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी कांस्टेंट होता तब भी 2x आता। तो इसलिए हम सी लिख देते हैं, बिकॉज सी हमें पता नहीं कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? यस सर। तो यहां तो हो गया इस तरह से। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, इंटीग्रल ऑफ लेट्स से हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, अब क्या आएगा आंसर? अब यहां पर इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है हमारा वो एक्स नहीं है, क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल? एक्स स्क्वायर है। तो क्या आएगा अब इसका आंसर? जैसे आप ऐसे सोचो, जब आप एक्स डी एक्स लिखा होता है तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, यही लिखोगे ना? ठीक है, तो इस बार भी ऐसे ही करो, बताओ क्या आएगा? क्या लिख दें? x4/2। एक्स 4/4 पक्का? ये 2 ही आएगा?
4 क्यों आएगा भाई? 2 ही तो आएगा। नहीं 4 आएगा या 2 आएगा अभी बताओ अक्षिका? 4 आना चाहिए भैया 2 आना चाहिए, बताओ जल्दी से। 2 नहीं आया किस? हाँ 2 आएगा ना बेटा, 4 क्यों आएगा? जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे सोचो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है यार, इसको लेट कर लो ऐसे, एक्स स्क्वायर को टी मान लो मन में, तो क्या करोगे आप? इसको ऐसे लिखोगे ना, टी डी टी, ये लिखा हुआ है ना, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और अब टी की वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो गया। आया समझ में? Yes, sir. पर ये लिखने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया कि इस तरह से कनेक्ट करके आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इस तरह से डिफरेंट दे सकता है, तो ध्यान रखना। अगर ऐसा लिखा हो बताओ क्या आएगा जल्दी से। क्वेश्चन में लिखा है डी साइन एक्स, अब क्या आएगा? जैसे ऐसे सोचो, ये ऐसे लिखा हुआ है dx, तो dx का आप इंटीग्रेशन क्या लिख देते हो? x लिख देते हो प्लस c, तो इसका क्या लिख दोगे इंटीग्रेशन? sin x प्लस c लिख दोगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी कि इस तरह से लाइक इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर आपको एक याद आ रहा होगा, जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है, सॉरी चेन रूल होता है, इसी तरह से इंटीग्रेशन में ऐसे करते हैं। लेट्स से हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दे रखा है लेट्स से ax प्लस b, और मैं कहता हूं कि अगर fx का इंटीग्रेशन लेट से है कैपिटल fx प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा जल्दी से क्या आएगा? अगर ax प्लस बी लिखा हुआ है x की जगह, लीनियर टर्म इस तरह से लिखिए, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन? f ax प्लस बी डिवाइड में क्या आएगा? a, राइट? हाँ, जो कॉफिशिएंट होता है लीनियर टर्म का बेटा, वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, और डेरिवेटिव में आपका मल्टीप्लाई में आता था, याद है? पर डेरिवेटिव में तो चेन रूल लगता था, यहाँ पर कुछ कुछ वैसा ही है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा होगा x का कॉफिशिएंट, x का ही सिर्फ कॉफिशिएंट जब लीनियर टर्म होगी सिर्फ तभी आएगा डिवाइड में। मतलब अगर ऐसा लिखा हो, मान लो लिखा है sin 2x प्लस 3, तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा? माइनस कॉस 2x प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा? 2 प्लस सी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसका तो सॉल्व भी नहीं होगा, और इसका मेथड भी नहीं है अभी कोई, जो हमारे पास लाइक अवेलेबल मेथड्स हैं उनसे सॉल्व भी नहीं होगा ये। ठीक है, यस तो ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान रखना, ये लीनियर टर्म होगी तभी कॉफिशिएंट डिवाइड में आएगा, और अगर लीनियर टर्म है ही नहीं तो फिर लगा ही नहीं सकते जो मैं कर रहा हूँ चेन रूल। ठीक है, Yes, sir. मतलब ऐसा तो देंगे भी नहीं जो सॉल्व भी ना हो। या तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का जो डेरिवेटिव होता है 4x आएगा, तो 4x या तो मल्टीप्लाई में आगे लिख कर दे देंगे ताकि आप लेट कर लो और वो कट जाए, ऐसा नहीं देंगे। ठीक है ना, तो मतलब टाइम वेस्ट मत करना कि ax प्लस बी या 2x प्लस 3 को पहले टी माना फिर सॉल्व करा, तो इसलिए अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट रूल करने को। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो ऐसे करूंगा, मैं लेट कर लूंगा 2x प्लस 3 को टी मान लूंगा, तो 2 dx इक्वल टू डी टी, तो dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2, तो आपका आ गया साइन टी, और dx की जगह dt डिवाइड बाई 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो 2 डिवाइड में आया था वो कहाँ से आया था। ठीक है, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। पर ये चीज 1 2 3 ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप याद ही रख लो कि लीनियर टर्म का जो लाइक x का कोएफिशिएंट होगा लीनियर टर्म में, वो डिवाइड में लिखना है फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है भाई? Yes, sir. तो अब अगर इसमें टाइप याद रखूं तो कौन कौन सी है? एक तो भाई डायरेक्ट, पहला है डायरेक्ट फॉर्मूला, कि आपका डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाएंगे इंटीग्रेशन की, सॉल्व हो जाएगा। सेकंड कौन सा है आपका? सब्स्टिट्यूशन, कुछ सब्स्टिट्यूट करो और फिर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। थर्ड कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाकर हमें क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तब जाकर स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनेंगे। तो ट्रिगो के फॉर्मूले भाई बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए आपको। ठीक है, फॉर्मूले का मैनिपुलेशन कर कर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि क्या आएगा। वो क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। जिसका ट्रिग्नोमेट्री होल्ड्स मतलब स्ट्रॉन्ग है ट्रिग्नोमेट्री पर, वो कर पाएगा जल्दी जल्दी। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। फोर्थ कौन सा है हमारा, जिसमें हम क्या बनाते थे? परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसा लिखा होगा 1/a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो ये होगा
या ये रूट के साथ होगा ax² जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देते थे, या फिर ऊपर लीनियर टर्म भी हो सकती है ax प्लस भी, और नीचे रूट हो सकता है क्वाड्रिक के साथ, या बिना रूट के साथ भी हो सकता है। याद आ गया? एक करा दूं? बोलो भाई, करा दूं एक? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक करा देता हूँ जिसमें सिर्फ ऊपर 1 है और एक में नीचे लेट्स से ऊपर लीनियर टर्म है और नीचे क्वाड्रिक है। लेट्स से कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं अपने आप। 1 अपॉन क्या लूँ बताओ, नीचे क्वाड्रिक बताओ क्या लूँ, कुछ भी अजीब सा ले लो। 1 माइनस 3x और माइनस का 2x स्क्वायर ले लेते हैं ऐसा, ठीक है भाई। मैंने जाने छुपे स्क्वायर के साथ नेगेटिव भी ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव वन होना चाहिए। ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1। तो एक काम करो, माइनस का 1/2 कॉमन ही ले लो, क्या बचेगा? 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस +1 जाएगा 3/2x और माइनस का 1/2, ये ठीक है भाई? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको परफेक्ट स्क्वायर में कई बार करा चुका हूँ, बता दो जल्दी से क्या लिखूं? एक्स प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे? Plus प्लस लिखेंगे। प्लस कितना लिखेंगे? 3/4. भाई एक्स का आधा, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसका आधा लिखेंगे, खराब ठीक कर है? दिए थे आयु ने, फिर मेरे को नए लेने पड़े। हाँ तमन्ना बेटा, म्यूट मोड पे रखूं? हाँ ठीक है, आगे क्या लिखूं? आगे -3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो आप रफ में जाकर 3/4 का भी होल स्क्वायर सॉल्व करके -1/2 जो आगे आएगा उसके साथ सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा? चलो यहीं लिख देता हूँ क्या आएगा। ये रफ में वैसे कर सकते हो आप, 3/4 का होल स्क्वायर और -1/2 ये वाला लिखा है मैंने, और ये वाला जो -3/4 का होल स्क्वायर करा है वो एडजस्ट करने के लिए किया है। कितना आ गया बताओ? -17/16. -17/16, तो √17/4 का होल स्क्वायर लिखूं, ऐसे चल जाएगा? Yes, ठीक है। sir. और ये आपका अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, अब आगे मैं नहीं करूंगा। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा x² - a² का स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a, है ना, प्लस c, याद है? Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा। तो ये तो था जब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था और सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आता है अगर ऊपर लीनियर टर्म आ गई और नीचे क्वाड्रिक है रूट में या बिना रूट के, तब कैसे करेंगे? लेट्स से ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन है, मान लो लीनियर टर्म ऊपर लिखी हुई हमारी कुछ ऐसे दे दिया 6x + 7 और डिवाइड में लिखा है x² माइनस का 9x प्लस का 20, और ये चलो इस बार रूट में ले लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले अब जब ऊपर लीनियर टर्म आ जाए और नीचे इस तरह से क्वाड्रिक लिखी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना क्या करना है तुम्हें, नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिख दो किसी तरह से। तो क्या आएगा वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बताओ? 2x - 9 आएगा। और अब इक्वलिटी अगर मेंटेन करनी है तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ था x का कॉफिशिएंट 6 लिखा हुआ था, और यहाँ पर कॉफिशिएंट x का कितना है भाई 2, तो आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे एडजस्ट करने के लिए। तो जो 2x के साथ मल्टीप्लाई करके 3 6x तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलग से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? -27। ध्यान से सुनो, क्योंकि लास्ट टाइम हो रहा है बेटा रिवीजन, तो ध्यान से सुनते जाओ हर टाइप। कुछ नहीं आ रहा समझ में किसी को भी बेटा पूछ लेना। हमने क्या किया भाई, सबसे पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x - 9 जो है वो ऊपर लिख दिया, तो मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, किसी तरह से लिख दिया। अब इक्वलिटी मेंटेन कराने के लिए आपने देखा 6x + 7 था, तो पहले x वाला जो पार्ट है उसको हम इक्वल बनाएंगे। कैसे? 2x को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? -27 आ जाएगा। -27 वहां तो नहीं लिखा हुआ था, वहां तो +7 था, तो -27 से सोचो क्या ऐड करें -27 में कि आपका वो 7 बन जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? -27 को एडजस्ट करने के लिए, हाँ -27 को एडजस्ट करने के लिए +27 करना पड़ेगा ताकि वो कट जाए, और +7 पहले से लिखा हुआ था तो मुझे करना पड़ेगा भाई +34। तो ये रफ में थोड़ा सा लिख कर लिया कि क्या लिखना है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना।
मतलब सारे स्टेप्स में बार बार वो -27 +27 को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये एडजस्ट हो गया। सभी को बेटा यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसका फंक्शन मतलब ये जो हमने किया, अब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें इसको दो पार्ट में इस तरह से सेपरेट कर देंगे। 3 के साथ 2x - 9 नीचे अलग कर देंगे, और 34 के साथ कांस्टेंट टर्म है तो 34 बाहर ही निकाल दो, ये आ गया। अब आप मुझे बताओ, इसका तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कर लोगे इंटीग्रेशन I2 का, ये ठीक है? यस सर। भाई जैसे ऊपर करा था वही चीज बन गई ना। तो ऊपर कांस्टेंट टर्म 1 है या 34 है, और नीचे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे और सॉल्व कर लोगे, ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है इंटीग्रल, जो फर्स्ट इंटीग्रल है, उसमें हमने डेरिवेटिव लिखा था, तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा डेरिवेटिव। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इसको लेट करोगे t, तो ऊपर वाला कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं x² - 9x + 20 को t मानूंगा तो क्या आएगा, 2x - 9 dx = dt, है ना? तो जो ऊपर वाला पार्ट है 2x - 9 dx, ये तो dt बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा सॉल्व की, 3 dt / √t, राइट? यही आएगा ना? यस सर। और इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा जल्दी से क्या होता है? सर सर अगर हम डिनोमिनेटर को t² ही मान ले तब तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा। रूट भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो ठीक है। लेकिन अगर आप, मैं बताता हूँ क्या कर रहे हो आप। कह रहे हो कि अगर x² - 9x + 20 को अगर आप मानते हो t², तो आपका आएगा 2x - 9 dx = आपने कहा 2t dt आएगा। लेकिन पता है क्या होगा, देखो अभी भी देखो क्या आएगा, आपका आया 3, ऊपर वाले को तो आप क्या लिख दोगे, 2t dt लिख दोगे, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, t, यही आएगा ना? यस तो सर। आपका आंसर आएगा कितना, 6 dt, और इसका इंटीग्रेशन आप लिखोगे 6t, है ना, प्लस c। अब t की जब वैल्यू पुट करोगे तो रूट आ जाएगा ना यहाँ पर, यस सर। तो वो बात सेम है। अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी वही आएगा आंसर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या आएगा, 1/√t का इंटीग्रेशन कोई बताएगा जल्दी से क्या होता है? 1/√t का इंटीग्रेशन भाई जल्दी से, इसका मतलब फॉर्मूले भी लर्न नहीं है भाई। भाई रिवीजन अगर करना है तो यार ऐसे मत करो कि तुम्हें फॉर्मूले कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बेसिक बेसिक भी याद नहीं आ रहे, क्योंकि इतना टाइम तो है ना कि अब हर चैप्टर के आप दोबारा सारे फॉर्मुलाज वगैरह रिवाइज करोगे बेटा। ये तो याद रहने चाहिए, एक दो याद नहीं है तो बात अलग है। 2√t होता है बेटा, क्लियर है? वैसे तो t की पावर -1/2 लगाकर मैं कर सकता हूँ सॉल्व, पर टाइम वेस्ट क्यों करूँगी? t की पावर आप लिखोगे ऐसे -1/2, ठीक है, और -1/2, फिर +1 लिखोगे, नीचे भी वही लिखोगे, फिर सॉल्व करके ऊपर आएगा t का हाफ, नीचे आएगा हाफ, हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा और √t। आगे समझ में? तो ये यस सर। डायरेक्टली लर्न कर लो, 1/√t का भाई क्या होता है, 2√t। तो 6√t आ गया, और t की फिर वैल्यू जो आप कह रहे हो वही पुट कर दोगे, x² - 9x + 20, ठीक है? तो देखो ये क्या है, यहीं पर ही देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए था इसका आंसर क्या आएगा, कि भाई 3 एज इट इज है, ऊपर dt बन जाएगा, नीचे √t बन जाएगा। 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, तो 6√t आएगा। तो इसके बाद आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे, और t की वैल्यू आपको पता ही है क्या है। तो मतलब ये वाले सारे स्टेप जो मैंने लिखे हैं समझाने के लिए, ये तो लाइक आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो डायरेक्टली हम ऑरली समझ सकते हैं कि यही आएगा, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और दूसरे वाले का बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना दोगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा कौन सा टाइप, ये हमने करा टाइप 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। अब आता है जो आप बोल रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से पहले एक ये वाला भी कर लूं, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ऐसा भी टाइप आता है, √a² + bx + c। या तो इसका होगा इंटीग्रेशन, या फिर आगे लीनियर टर्म लिखी होगी और रूट में क्वाड्रेटिक लिखी होगी। तो जो अभी हमने करा क्वेश्चन टाइप 4 बिल्कुल सेम टाइप है, बस इसमें क्या हो गया, जो आपका क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक रूट वाला या बिना रूट वाला, बिना रूट वाला तो नहीं आएगा, न्यूमरेटर में है इस बार, डिनोमिनेटर की जगह। तो आपको याद आ रहे होंगे 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट होते थे इंटीग्रेशन के, एक तो ये वाला, याद आ गए? ठीक है भाई, याद आ रहे तीनों फॉर्मूले? बड़े लेंथी Yes. लेंथी से थे, बड़े पहला लेंथी लेंथी से थे।
अच्छा, पहले वाला याद आ रहा है क्योंकि ए वाई में बार बार यही लगता है ना। यस सर, उसका साइन इनवर्स में आप। हाँ, यही मैं कह रहा था, मुझे समझ गया था मैं। ए वाई में लगता है तो याद हो गया, बाकी वाले कम लगते हैं तो याद ही नहीं हो रहे ना। इनके याद है, करने के तरीके बताए थे मैंने। सब में एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, क्वेश्चन एज इट इज। फिर क्या करते हैं, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू। पहले वाले में आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और बाकी वाले में आता है लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन एज इट इज, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव आता है, बस यहाँ पे ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। तो बेटा याद होने चाहिए। अब ये मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें कि तुम पूरे मैथ्स के सारे हर चैप्टर के फॉर्मूले सोचोगे, लर्न कर लें और रिवाइज कर लें, होंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर भूल रहे हो 80% 85% याद है वो तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे ही बिल्कुल 20% 30% पे आ गए और बिल्कुल ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि 1/√x का इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो फिर बहुत मुश्किल होगा भाई। इतना टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो साइड बाय साइड करते चलो, और जो थोड़े से ट्रिकी लगते हैं फॉर्मूलाज या कुछ नया, मतलब होता है ना कई बार फॉर्मूले से भी फॉर्मूला बना देते हैं हम, जो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, बट फॉर्मूले को भी मैनिपुलेट करके डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे। वो नोट डाउन कहीं पे मैंने बताया था, नोट्स अपने बनाते जाओ, ताकि रिविजन जब करोगे तो रिवाइज करना ईजी रहेगा पेपर से पहले। ठीक है ना, क्लियर है? Yes. नेक्स्ट, तो अभी जो मैंने ऊपर वाले बताए हैं ये वाला टाइप, ये दोनों टाइप सेम है, वही जो अभी करा था हमने। एक करा दूं ये वाला, अगर बाहर लीनियर टर्म है और अंदर क्वाड्रेटिक है, लेट्स से, तो मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2x-3 और रूट में लिखा हुआ है लेट्स से कुछ भी ले लो, क्या लें, 7x-5 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ले लेते हैं -3x स्क्वायर, क्योंकि ये तो 2x तो आ ही जाएगा उसका डेरिवेटिव। ऐसा ले लिया अजीब सा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने कहा था जो भी क्वाड्रेटिक लिखा है उसका डेरिवेटिव बाहर लिख दो लीनियर की जगह, तो एडजस्ट करने के लिए लिख दो बाहर। कितना आएगा डेरिवेटिव, माइनस का 6x आएगा और प्लस का 7 आएगा, राइट? लिख दिया भाई। अब बाहर लेकिन लिखा क्या हुआ है 2x-3, तो एडजस्ट करने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है 6x, तो वो तो हमें पॉजिटिव चाहिए, और 6 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो 6 से डिवाइड कर दिया ताकि वो 6 गायब हो जाए, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 चाहिए तो 2 ऊपर लिख दिया। क्लियर है? Yes, sir. तो बेसिकली 2/6 ना लिखकर मैं क्या लिख दूं डायरेक्टली, 1/3. ये ठीक है भाई। ये हमारा क्या होता है, एडजस्टिंग फैक्टर हो गया। मतलब हमने क्या कर दिया भाई, 2x बनाना था, पहले x को प्रेफरेंस देते हैं, वो जो कांस्टेंट है उसको भूल जाते हैं कि भाई हमें -6x + 7 डेरिवेटिव तो लिख दिया, लेकिन 2x बनाना है पॉजिटिव का, तो नेगेटिव बाहर लिखा। फिर 6 को आपको 2 बनाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/3 लिख दिया माइनस का। अब आपने देखा कि एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा -7/3, तो -7/3 का +7/3 करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, और पहले से -3 और लिखा हुआ था, क्या आएगा आंसर 7 - 9/3 यानी कि -2/3। ठीक है भाई, ये ठीक है, दोनों भी सभी को क्लियर है? यस सर। Yes. अब आपको क्या करना है, फिर वही -1/3 के साथ एक बार अलग कर दो इसे। अब इसे ओपन मत कर देना, एज इट इज लिखा रहने दो। क्यों, बताता हूँ। क्योंकि जब आप टी मानोगे रूट वाले पार्ट को, तो ये बाहर वाला अपने आप ही गायब हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस का 2/3 जो बचा और ये बचा, इसका क्या करेंगे हम, इस वाले का भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, I2 वाले के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और इसमें आपको टी मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई बताएगा फर्स्ट वाले पार्ट को जब टी मानेंगे तो डायरेक्टली कोई बता सकता है क्या लिख दूं? अगर हम -3x² + 7x - 5 को टी मानेंगे, मन में ही मानो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखो इतना ईजी है कि तुम मेंटली कर सकते हो। -3x² + 7x - 5 को टी मानोगे तो बाहर जो -6x + 7 है वही आएगा, साथ में dx = में dt, है ना? तो हम क्या लिख दें इस पूरे को, माइनस का 1/3 बचेगा, -6x + 7 और dx तो बन गया dt, और रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा t, राइट? तो कोई बताएगा रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3 to the power 3/2 upon 3/2.
हाँ तो क्या आता है भाई, इसका आंसर आता है 2/3, 3/2 या 2/3, 2/3 by और तो t की पावर डिनोमिनेटर में 3/2। हाँ डिनोमिनेटर में आएगा 3/2, लेकिन मैंने ऊपर ही डायरेक्टली लिख दिया 2/3 और t की पावर 3/2। अच्छा t की पावर 3/2 लिखो या फिर ऐसे लिख दो, एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन में अगर ऐसे लिखा हो या होल पावर में लिखा हो, दोनों बात एक है, क्योंकि t√t का मतलब है 1/2 पावर 3/2, या फिर t का 3/2 डायरेक्टली लिख दो। क्लियर है? yes तो ये मैं कह रहा था कि वो लिखकर लेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बस ये लिख देना। क्या आएगा आंसर इसका? अब बता सकते हो डायरेक्टली क्या लिख दूं? -1/3 इंटू में 2/3, और ये जो लिखा है -3x² + 7x, इसी को आपने t माना था, इसी की पावर क्या आएगी 3/2। ठीक है, इसमें से 3 कटेगा नहीं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। क्लियर है? अच्छा, जब दूसरे वाले में परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा -3, बात समझ में आ रही है? ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसमें तुम्हें माइनस साइन जो लोगे -3 कॉमन, वो ब्रैकेट के अंदर ही, मतलब रूट से बाहर नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रखोगे। क्या आएगा -7/3x, और ये हो जाएगा प्लस का 5/3। ठीक है भाई, यहाँ तक? yes sir अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना जैसे बनाते हो, और फिर -3 से ओपन करके सॉल्व कर देना। ठीक है भाई, कर लोगे? या तो बस एक काम कर सकते हो कि भाई √3 आप बाहर लेके आ सकते हो, ऐसे ये चल जाएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? yes sir नेक्स्ट आता है कौन सा टाइप हमारा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि हाँ भाई, जैसे इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट, कंटिन्यूटी, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, साथ साथ में कराऊंगा रिवाइज, बट एक लाइक वो टाइम टेबल बनाओ कि हाँ 2 दिन लगाकर हमें इंटीग्रेशन इंडेफिनिट, और 1 दिन लगाकर डेफिनेट इंटीग्रल खत्म करना है 3 दिन में, फिर 1 या 2 दिन में मैक्सिमम AY खत्म करना है। तो इस तरह से लाइक टाइम टेबल बनाओ अपना, और रिवाइज करना स्टार्ट करो। साथ साथ मैं भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रिवाइज पूरा का पूरा कराऊंगा, ताकि जैसे मैंने आज कराया है, तो अब थोड़ा सा तुम्हें लाइक एक माइंड मैप मिल जाएगा कि हाँ भी कौन कौन से टाइप के हमने करे थे क्वेश्चन। तो जब आप रिवाइज खुद करोगे तो आई थिंक थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में सारे टाइप याद आ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लेट करते थे? चलो, अगर मैंने ऐसा दिया, बताना मुझे कैसे लेट करोगे इसे। सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं लिख रहा, वो तो देख सकते हो आप, लर्न कर सकते हो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 2, और होल डिवाइड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है x² x + 1 का होल स्क्वायर। बताएगा इसको कैसे लेट करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे? 3x - 2 डिवाइड बाई x² इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लेट करोगे बताओ? बताओ भाई कैसे लेट करोगे इसे? a के नीचे क्या मानोगे? पहले x मानोगे, b के नीचे x², c के नीचे x + 1, और d के नीचे x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एक एक फैक्टर करके x² x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से मानेंगे। लेकिन मान लो अगर कुछ ऐसा लिखा होता, ये ठीक है भाई? यस अभी सर। सर मैं बता रहा हूँ पार्शियली, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आपने फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। अभी हम ABCD की वैल्यू देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, अगर याद नहीं है तो बताऊंगा। मान लो अगर ऐसा लिखा होता, अब बताना क्या करेंगे। अब ऐसा लिखा होता तो क्या करते? a के नीचे क्या लेते? लीनियर फैक्टर x लेते, लेकिन ये जो x² + 1 है, इसको तो फर्दर फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या मानेंगे? इसके ऊपर लीनियर फैक्टर नहीं आएगा, और लीनियर कह रहा हूँ, कांस्टेंट फैक्टर नहीं आएगा। क्या आएगा? bx + c आएगा। ठीक है, अगर आपका नीचे वाला क्वाड्रेटिक है इस तरह से, तो फिर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? bx + c। अब आप पूछोगे सर ऊपर भी ऐसा लिखा हुआ था, ये रहा x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे। पर अगर होल स्क्वायर होता है तो फिर लीनियर ही मानते हैं, उसमें लाइक आप dx + e लिख कर नहीं करोगे। ठीक है, अगर होल स्क्वायर होल क्यूब होता है तो उसमें तो लीनियर ही मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, फिर अभी यस सर। Yes, sir. अच्छा, उससे भी पहले एक और चीज मुझे बतानी चाहिए थी। जब भी आप ये करोगे पार्शियल फ्रैक्शन वाला, सबसे पहले इंटीग्रेशन में एक चीज याद रखनी, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम ही होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है या ज्यादा है, तो पहले क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन।
हाँ, तो ये याद रखना, इफ न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर डिग्री, देन भूल जाओ सब कुछ, देन फर्स्ट क्या करो, कोई भी कुछ मत करो, देन फर्स्ट डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपका जो क्वोशंट आएगा उसको अलग कर देना, रिमाइंडर के नीचे जो डिविडेंड था पूरा का पूरा, डिवाइजर जो था वो पूरा का पूरा फिर वही लिख देना। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो जाएगी उसके बाद फिर ये चीजें सोचनी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, क्या करना है, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन ले लें, Yes. एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से दिया हुआ है x डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, ऐसे लेते हैं, होल स्क्वायर वाले लेते हैं। x के नीचे लिखा हुआ है लेट्स से x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4, ये लिखा हुआ है। तो उसको बताओ कैसे सेपरेट करोगे पहले। x डिवाइड बाय x प्लस 1, आपने नोटिस करा कि x स्क्वायर माइनस 4 को क्या फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? यस सर। x minus 2 and और इसको क्या मानेंगे, a के नीचे क्या मानेंगे x प्लस 1, b के नीचे क्या मानेंगे x माइनस 2 और c के नीचे x प्लस 2, है ना। अब जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, a के साथ क्या आएगा x माइनस 2 x प्लस 2 आएगा, b के साथ क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और c के साथ x माइनस 1 x माइनस 2, और डिवाइड में, होल डिवाइड में जो चल रहा है वो तो रहेगा ही, x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हट जाएगा तो कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है जो हेलो b के साथ x प्लस 2 और c के साथ x माइनस 1 x माइनस 2। अब देखो एक तरीका है, अब a b c की अगर वैल्यू निकालनी है तो एक तरीका तो ये हुआ कि भाई कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करना थोड़ा सा लाइक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, निकल तो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी अगर मान लो कोएफिशिएंट कंपेयर भी करने हैं तो पूरा का पूरा ओपन कर देते हैं, तो पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करने हैं। देखो क्या होगा, अगर मान लो कोएफिशिएंट कंपेयर करने, पहले मुझसे बता रहा हूँ, कोएफिशिएंट अगर कंपेयर कर रहे हो फिर उसका एक इजी अप्रोच बताऊंगा। अगर आपको कंपेयर करने कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बोथ साइड्स, तो अगर आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो बोथ साइड तो कैसे करोगे भाई, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर आएगा और ये भी एक्स स्क्वायर, और उनके साथ ए बी सी आएंगे, तो आपको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म यानी 0, और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट राइट साइड पे क्या है, ए बी और सी, ये आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी, जब मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करे है ना। अच्छा, फिर मुझे बता, एक्स के जब कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, राइट साइड पे कोई बताएगा क्या क्या आएगा? राइट साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट ए वाले के साथ तो कुछ आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा तो उसमें एक्स वाली टर्म आएगी नहीं। हाँ ठीक है, राइट साइड पे क्या आएगा, और सॉरी बी वाले के साथ क्या आएगा, 1 और 2 को ऐड करके 3x आ जाएगा, राइट, तो 3 भी लिखो, 3b, और लास्ट वाले में माइनस 3c, ये हमने कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए ऑफ x, और जो कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड पे कुछ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, और राइट साइड पे क्या क्या है, राइट साइड पे -2 इंटू +2 करोगे -4a आए, और -1 इंटू -2 करोगे तो 2c आएगा। ये तीन इक्वेशन बन गई। अब इन तीन इक्वेशन को भाई, ये कोएफिशिएंट नहीं, सॉरी ये तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, अब इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके इधर उधर मैनिपुलेट करके सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस। इजी करने के लिए क्या करते हैं, और ऑल्टरनेट अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा ऑल्टरनेट अप्रोच क्या है इसकी? एक्स की वैल्यू पुट कर, राइट, एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करते जाओ, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, अगर ये इक्वालिटी है मतलब ये दोनों इक्वेशन वैलिड है, ये तो एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों में सेम रखकर तब भी इक्वेशन वैलिड ही रहेगा। तो एक्स की वैल्यू मैं एक बार क्या करूंगा, पुट कर दूंगा 2, उससे क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सी और ए वाले टर्म्स गायब हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे 2 आएगा और राइट साइड पे सिर्फ बी की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी, कितनी, b इंटू 3 इंटू 4, तो बी की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/6, ए की बार में आ गया बी की वैल्यू। फिर आप अगर पुट करते हो एक्स की वैल्यू 1, माइनस करो, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या,
x प्लस 1 x प्लस 2, अच्छा ये प्लस 1 था भाई, मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पर, ये प्लस 1 था c के साथ। अच्छा अगर ये प्लस था तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन में कुछ गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बस। x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो -1, -1 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड पे x के लिए -1। अब आपका क्या होगा, b वाला पार्ट और जो c वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा, a की वैल्यू डायरेक्टली निकलेगी -3 और ये हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ गई भाई 1/3। और इसी तरह से पुट कर दोगे अगर x की वैल्यू कितनी -2 तो c निकल आएगा। ठीक है, तो ABC बहुत इजीली निकल गया, नहीं तो अदरवाइज बहुत ट्रबल होता कि हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। और उसके बाद तो इंटीग्रेशन, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिर्फ ABC निकालने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, log x प्लस 1 log x माइनस 2 और log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, क्लियर है। और log अगर प्लस में तो आपको फॉर्मूला पता है, log ml लिख सकते हैं अगर log m प्लस log n आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभी तुम्हें होगा कि लाइक पुट करके x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा कोएफिशिएंट कंपेयर करने की जरूरत भी पड़ेगी, ऐसा भी होगा कि डायरेक्टली नहीं होगा, सारी वैल्यूज आएंगी नहीं एक बार में। ठीक है, अच्छा मान लो क्वेश्चन आता है अब पेपर में क्या होगा, एकदम कई बार ऐसा होता है पार्शियल फ्रैक्शन देखने से लगता नहीं है पर बन जाता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 1/e⁻x -1, इसका इंटीग्रेशन करना है, बताओ क्या करें। तो अभी तक जो टाइप बताई उनमें से कुछ समझ में आ रहा है, क्या करना है, लेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करें? भाई देखकर समझ ही नहीं आ रहा ना कि क्या करें डायरेक्टली, है ना। e⁻x ऊपर होता तो कर देते, ये तो डिवाइड में लिखा है और साथ में -1 भी लिखा हुआ है, अगर -1 नहीं होता साथ में तो फिर तो e⁻x ऊपर लिखकर इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x डिवाइड बाय -1 लिख देते। अब क्या करें? सर हाँ सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर e⁻x से डिवाइड करेंगे ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो और फिर डिनोमिनेटर को t पुट कर देंगे तो फिर dt आता है। e⁻x से डिवाइड करें e की या पावर e⁻x, x से डिवाइड। अच्छा e⁻x से डिवाइड करा तो ऊपर आ जाएगा e⁻x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस e⁻x, ऐसे कह रहे हो ना। अब डिनोमिनेटर को t पुट कर। अच्छा डिनोमिनेटर को अगर तुम t मानोगे तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी और फिर 1/t वाला फॉर्म बन के माइनस प्लस जो भी आएगा सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप डिवाइड भी नहीं करते, ये तो चलो थोड़ा सा डिवाइड करना सोचना पड़ेगा, लेकिन जब समझ ही नहीं आ रहा तो एक बार एक काम करो ना, डिवाइड वाले नीचे जो लिखा हुआ है उसको एक बार मान ही लो, पूरे को t मान लो, तो उसका जब डेरिवेटिव लिखोगे तो क्या आएगा, e⁻x dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt डिवाइड बाय e⁻x, ये आ गया ना। क्या है हमारा आंसर, 1/, हमने क्या करा, e⁻x -1 को माना है तो क्या आ गया 1/t, और dx की प्लेस पे क्या लिख दूं, dt डिवाइड बाय e⁻x। अब इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है यहाँ पर t है तो x हटाना पड़ेगा, तो e⁻x की वैल्यू मैं पुट भी कर सकता हूँ, कितनी है भाई, e⁻x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी t+1, है ना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो या परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो या पार्शियल फ्रैक्शन, तो कौन सा ज्यादा ईजी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ए बी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और तब जाकर इंटीग्रेट करोगे आप। ठीक है, तो जैसे किसी बच्चे ने बताया कि हाँ कि भाई अगर आप e⁻x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हो तो भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन इतना अगर माइंड नहीं चल रहा कि डिवाइड करना है तो आपने सोचा कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है अगर उसको लेट करते हैं और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन जो होता है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया और लेट करके भी हो गया, अज्यूम करके भी हो गया कि हमने टी मान लिया उसको e⁻x से डिवाइड करके तब भी सॉल्व हो गया, तो एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो जाता है कई बार। पर पेपर में क्या है जब क्वेश्चन आएगा, हाँ बेटा, सर ये t वाले स्टेप के बाद हम न्यूमरेटर को t+1 -t लिख सकते हैं और फिर डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ हाँ वो मैनिपुलेशन मुझे पता है, जिस बच्चे को आता है वो तो बहुत तरह से मैनिपुलेट करके सॉल्व कर लेगा, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में अगर मान लो इतना कुछ नहीं समझ पा रहे हो, आप डिवाइड करना है लेट करना है, तो जो भी दिख रहा है आपको कम से कम जो e⁻x -1 डिवाइड में लिखा हुआ है कुछ समझ में तो आ नहीं रहा स्टार्टिंग में क्या करना, तो लेट ही करो कुछ, तो जैसे ही लेट करा उसके बाद वो बन जाएगा, मतलब अपने आप, ये समझा रहा हूँ मैं कि एक बार आप मानो तो सही, मतलब ऐसे ना हो कि आप सोचो कि देख कर तो लग ही नहीं रहा सर ये तो कुछ कटेगा और सॉल्व हो जाएगा, तो जब लिखोगे कुछ थोड़ा सा लेट करोगे, सॉल्व करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तब जाकर बन जाएगी कोई फॉर्म, तो ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा अब अगर ऐसा आ गया
2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब क्या करोगे? आपने देखा न्यूमरेटर में डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, हाँ ठीक है, तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे इसे या कोई और तरीका भी है? अब बता दो, इसको ऐसा मानो ए के नीचे, क्योंकि ये क्वाड्रिक है तो ऐसा मानना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, उसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऐसे करें, ऐसे लिख के करें या कोई और ऑल्टरनेट अप्रोच हो सकता है इसका इजी, क्योंकि ये तो लेंदी हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान दिया करो बेटा, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर में लिखा हुआ 2x। न्यूमरेटर को हमेशा ध्यान से देख के चला करो, न्यूमरेटर में लिखा क्या हुआ है। और न्यूमरेटर में अगर कुछ ऐसा लिखा है जो नीचे वाले का किसी का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन सकता है, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो समझ में आ गया? Yes. एक्स स्क्वायर को क्या मानना है? टी मानना है। तो ये जो पहले जो थोड़ा सा टफ हो रहा था पार्शियल फ्रैक्शन से, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 3। अब इसको बेशक से तुम्हारा मन करे पार्शियल फ्रैक्शन से करो, और मन करता है पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करना तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो। किसका? टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 आएगा, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर भी तो बना सकते हो। कैसे? t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस 1। ये लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। याद है? यस सर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने की जरूरत नहीं, इस वाले में तो परफेक्ट स्क्वायर ही बना लिया करो। अगर आपके 3 फैक्टर है नीचे तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं सर। ठीक है, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा इजी लगता है मुझे, बाकी आप अपने आप अकॉर्डिंगली देखो कि आपको ज़्यादा इजी क्या लग रहा है। मुझे लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर जल्दी से 1-2 स्टेप में आ जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन में वो सेपरेट करके ए के नीचे बी के नीचे लिखना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जाकर लॉग वगैरह लिखना पड़ेगा, फिर एडजस्ट होगा। इसमें डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मैं इस अप्रोच से करता, इस वाले अप्रोच से, तो बहुत लेंदी होता। आंसर तो तब भी आता, वही आता आंसर, बट इससे बहुत लेंदी होता। समझ में आई बात? ए बी सी डी चारों निकालने पड़ते और बहुत लेंदी रहता है इसका। तो अगर आपको लग रहा है कि ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो डिनोमिनेटर वाले में से किसी का डेरिवेटिव बन सकता है, तो इसलिए न्यूमरेटर पे ध्यान रखा करो कि न्यूमरेटर लिखा कैसा हुआ है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्टली नहीं दिखता, हमें खुद एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है 7 या 8, कौन सा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना? क्या था, क्या रूल था इसका? आइलेट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं? मतलब ये ऐसा होता है जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना डेरिवेटिव में, कुछ कुछ ऐसा ही इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। दो फंक्शन दिए होंगे जिसमें हम प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले देंगे इनवर्स फंक्शन को, फिर लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, रूल याद है सभी को? क्या था? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का ऐसे ब्रैकेट आता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ये याद रहना चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा ले रहा हूँ एक। मान लो लिखा हुआ है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बताओ क्या करें? अच्छा, किसी बच्चे को लग रहा होगा लॉग एक्स को टी मानकर सॉल्व कर लेते हैं ना, भाई एक्स साथ में दिख रहा है तो ऐसा लग रहा हो जाएगा सॉल्व, है ना? तो बाई चांस स्टार्ट करा मैंने, लॉग एक्स को माना टी, क्या आएगा? 1/x dx इक्वल टू dt। तो नोटिस करा कि dx इक्वल टू क्या आ गया? x dt आ गया। तो जो डिवाइड में आना चाहिए था वो कहाँ चला गया? अभी ऊपर ही आ गया वो। तो जो कट लग रहा था कि कट जाएगा वो कटा नहीं भाई, एक्स एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो निकालनी पड़ेगी, कहाँ से? यहाँ से निकालोगे। कोई बताएगा जल्दी से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी?
की पावर t। e की पावर t आएगी तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 2t t स्क्वायर। अब भी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही करना पड़ेगा, है ना। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना ही है तो ये जो मैंने जितनी भी मेहनत करी उस चीज का फायदा हुआ, बताओ भाई। मैं स्टार्टिंग में भी तो कर सकता था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही करना था तो, है ना, इसी का ही कर सकते थे डायरेक्टली, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई लेट करने से वो कटेगा नहीं x जो हम सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लिख कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये तो कट ही नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है इसका करने का। तो स्टार्टिंग में अगर लग रहा है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा है तो लगा दो, मतलब बाद में भी लगा सकते थे, बट ये स्टेप वेस्ट है, मतलब टाइम वेस्ट है पूरा, आ तो जाएगा तब भी। तो बताओ क्या लिखूंगा इसका। फर्स्ट फंक्शन में लॉग इसको पूरे होल स्क्वायर को दूंगा और सेकंड पार्ट मानूंगा मैं, सेकंड फंक्शन x को मानूंगा। तो क्या लिखूं, बाहर फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं तो log x का होल स्क्वायर पहले बाहर लिखूंगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ x लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दो क्या आएगा x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे माइनस डेरिवेटिव करोगे log x स्क्वायर का तो क्या आएगा 2 log x, और log x का भी डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय x, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 और साथ में फिर फाइनली dx। ये समझ में आ गया भाई, मैंने जल्दी से लगा दिया फॉर्मूला, समझ में आया सभी को। फर्स्ट का डेरिवेटिव log x स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 log x, log x का 1 बाय x, सेकंड फंक्शन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अच्छा इसमें ऐसे मत कर देना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसे 2 log x मत लिख देना भाई, पूरे का होल स्क्वायर है, इसका 2 आगे नहीं आएगा, वो तो log x स्क्वायर होता, x का स्क्वायर होता थ्रू 2 आ गया था। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ ताकि पेपर में गड़बड़ मत कर देना। x से x कट जाएगा, क्या आ गया x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस 2 भी कट गया, क्या बचा x log x। दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा क्या करना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्लियर है भाई, हो जाएगा। अब इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद डायरेक्टली पूरा सॉल्व हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। Yes. चलो मान लो अगर लिखा हुआ है ऐसे, बताना क्या करेंगे अब इसमें। क्वेश्चन रेट से सिर्फ लिखा है tan इनवर्स x, अब क्या करें, सिर्फ tan इनवर्स x लिखा है, साथ में लिखा भी नहीं हुआ कुछ भी। अब tan इनवर्स x का मैं डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है नहीं, तो क्या करें, या तो लेट करें कुछ 1 को या सेकंड फिर फंक्शन 1। हाँ, मतलब ये वाला चैप्टर चल रहा है, ये वाला टॉपिक चल रहा है तो एकदम ही क्लिक कर जाता है कि भाई साथ में 1 ले लो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो। लेकिन पेपर में कई बार होता है ना, जब आता है क्वेश्चन तब इतने सारे टाइप्स में से समझ में नहीं आता कौन सा लाइक एज्यूम करना है, तो भाई साथ में ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स x के बाद 1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और 1 मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं इसे। तो क्या आएगा, tan इनवर्स x तो बाहर आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या आएगा x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी पता है तुम्हें क्या होता है 1 x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x। अब यहाँ पे फंस गए हम, अब इसका क्या करें भाई, इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बताएगा क्या करें। डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया। ये तो साफ दिख रहा है वैसे, हाँ मैं सोच रहा था कुछ करना पड़ेगा, ये तो साफ दिख रहा है 1 + x स्क्वायर को t मानोगे तो भाई 2x आएगा, और 2x का 2 कुछ कहीं भी आए चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है, ऊपर वाला x उड़ना चाहिए, वो उड़ जाएगा, कट जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, टिपिकल टाइप पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, टाइप 3 वाली। अगर ऐसा आता है e की और x और साथ में लिखा है fx प्लस f डैश x, क्या आता है, यस सर। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है e की और x fx, और कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, मतलब करके दिखाओगे तो भी आंसर आ ही जाएगा, लेकिन वो टाइम वेस्ट है जो भी हम करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, e की और x fx बन जाता है और e की और x f डैश x बन जाता है, जिसमें e की पावर x f डैश x को हम छूते ही नहीं है, उसमें कुछ करते ही नहीं, उसको इंटीग्रल लिखकर छोड़ देते हैं, और e की पावर x fx में जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने आप ही सॉल्व होके ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। Yes. Yes, sir. ठीक है, अच्छा पता लग गया ना कि क्या होगा, या एक स्टेप लिख कर दिखाऊं, बताओ जल्दी से बताओ, पता है ना क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिया, लेट्स से क्वेश्चन ऐसा आया, e की पावर x sin x प्लस cos x, अब इतना सिंपल सा ले लिया मैंने,
तो ये देखकर ही पता लग गया कि आप इसको अगर एफ एक्स मानोगे तो ये उसका एफ डैश एक्स है ना। तो जब पता लग गया तो डायरेक्टली फॉर्मूला बस ई कर एक्स साइन एक्स तो खत्म हो गया, है ना। कुछ करना ही नहीं पड़ा, लेकिन इतना सिंपल तो नहीं आएगा, यानी कि क्या आएगा फिर, कुछ ऐसा आ जाएगा x माइनस 3 ई क्यू आर एक्स डिवाइड में क्या आ गया x माइनस 1 और पूरे का होल क्यूब। अब बताओ, अब जो लिखा हुआ है ई क्यू आर एक्स के साथ वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब उसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स अलग अलग दिख नहीं रहे हमें, कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। तो उस कंबाइंड फॉर्म को पहले अलग करने का क्या तरीका है, मतलब इसको तुम ऐसे तोड़ोगे ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, और इस फॉर्म में तोड़कर ही पता लगेगा कि एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। तो कैसे तोड़ेंगे, क्या तरीका है, जो भी आपका ये लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इसमें डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। पहले डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल क्यूब, यानी x माइनस 1 फैक्टर लिखा हुआ है। तो किसी तरह से न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 ही लिख दो, इंट्रोड्यूस कर दो वाला फैक्टर, कर दिया। लेकिन ऊपर जब देखा हमने कि लिखा क्या हुआ था, इक्वलिटी मेंटेन कराने के लिए हमने देखा x माइनस 3 लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, माइनस 3 था और माइनस 1 है तो माइनस 2 कर दूं, ये ठीक है। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ इसे सेपरेट, x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 का होल क्यूब ex और माइनस 2 के साथ अलग है ना, कर सकते हैं भाई, ये ठीक है। इसमें से एक पावर तो कट जाएगी, क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ गया ई क्यू आर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ई क्यू आर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब मुझे बता दो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, इन दोनों में से कौन किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। Yes, sir. भाई ये तुम्हारा एफ एक्स है और ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है, तो तुम्हें पता लग गया कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ई क्यू आर एक्स साथ में एफ एक्स, यानी कि ये है ना, क्लियर है। Yes, sir. तो यानी कि जो मैंने सेपरेट करा, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा देंगे कि बच्चे समझ ही ना पाए कि कैसे सेपरेट होगा। हमेशा ध्यान रखना नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है वो इंट्रोड्यूस कर देना ऊपर, अपने आप ही जो सेपरेट करके आंसर आएंगे उसमें से एक एफ एक्स होगा एक एफ डैश एक्स होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लो इस तरह से मैंने करा और अभी भी वो एफ एक्स और एफ डैश एक्स नहीं आ रहा, तो फिर यानी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे कि बच्चे समझ ही नहीं पाए कि भाई किस तरह से सेपरेट होगा। तो यानी नीचे वाले फैक्टर पे ध्यान देना, नीचे वाला फैक्टर अगर एक्स माइनस 1 लिखा है तो एक्स माइनस 1 लिख दो एक बार ऊपर, होल क्यूब नहीं, मतलब सिर्फ वो वाला फैक्टर एक्स माइनस 1 लिख दिया, और फिर एडजस्ट करने के लिए आगे देख लो माइनस 2 प्लस 2 क्या लिखना है, और जब सेपरेट करोगे तो पक्का एक एफ एक्स बन जाएगा और एक एफ डैश एक्स ही बनता है हमेशा, ठीक है। Yes, sir. अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन और एक और पूछ लेता हूँ, लेट्स से अब इतना जल्दी दिखेगा नहीं तुम्हें जो क्वेश्चन में कि बन रहा है, तो इसमें एक दो टाइप इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब कई बार क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता, मतलब डायरेक्ट कोई टाइप नहीं बनता कि इस तरह से करा और सॉल्व हो गया। कई बार एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा मतलब टाइप बन रहे होते हैं, मतलब पहले सब्स्टिट्यूट किया फिर पता लगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट बना या पार्शियल फ्रैक्शन बना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हाँ कुछ ऐसा दिया हुआ है, log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x का होल स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है भाई इसमें देखकर भाई सबसे पहले समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला भी नहीं लग रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला ही ऑप्शन बचता है। अब सब्स्टिट्यूट में तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो बताएगा। लेट क्या करें भाई, ये वाली चीज कुछ दोनों में आ रही है, log x यहाँ भी आ रहा है और इधर भी log x का होल स्क्वायर आ रहा है, किसको मान लें, log x को टी मान ले एक बारी, ये ठीक है भाई। देखकर तो एकदम तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो जाएगा, बट स्टार्टिंग तो करोगे ही ना, लेट तो करोगे, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो log x को अगर t माना मैंने तो बताओ क्या आ गया, 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ गया भाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी टी, कुछ ऐसा बन गया क्वेश्चन। अब हमारा क्या बन गया, log ऑफ टी प्लस 1 बाय टी स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा एक्स डी टी, तो बताएगा एक्स की वैल्यू क्या लिख दें, e की पावर t। ई की और टी, ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि क्या बन गया अभी। अब ये जो मैंने ऊपर पीछे टाइप बताया था वैसा ही कुछ टाइप बन रहा है, और हमने नोटिस करा कि यार अगर इसको एफ एक्स मानते हैं तो ये एफ डैश एक्स नहीं है, है ना। हमने नोटिस करा
कि 1/x² तो नहीं आएगा, मतलब 1/t² तो नहीं आएगा। हमारा जो log x का डेरिवेटिव होता है वो 1/x आता है, 1/x का स्क्वायर नहीं आता। तो एक बार तो लगेगा हमने कुछ शायद गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि बनता है टाइप है ना, तो ऐसा लगेगा शायद 1/t² हमने गलत लिख दिया। लेकिन जब क्वेश्चन को दोबारा देखा तो भाई यही आ रहा था। अब क्या करें फिर, इसका अटक गए यहाँ पर, तो फिर क्या करें? तो अगर डायरेक्ट टाइप नहीं बन रहा तो एक काम करो, इसको भूल जाओ। अब माइंड में ऐसे सोचो कि log t का डेरिवेटिव करके आता है 1/t, लेकिन 1/t के साथ जब e की पावर t का एक और बार आइलेट लगाऊंगा तो 1/t का 1/t² नहीं बन जाएगा माइनस का? तो ये दूसरे वाला जो पार्ट होगा इंटीग्रेशन वाला उससे कट जाएगा ना, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ log t e की पावर t, इसको अलग कर दिया, इसको अलग लिख कर ही छोड़ दिया मैंने, और मैं सिर्फ आइलेट किस में लगाऊंगा? इसमें लगाऊंगा, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, पता भी कैसे लगेगा कि इसमें लगाना है? भाई log t मतलब जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसी का डेरिवेटिव आता है, e की पावर t का तो इंटीग्रेशन e का t चलता ही रहेगा। तो log t का डेरिवेटिव अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो 1/t आता है, लेकिन 1/t के साथ फिर e की t का अगर मैं दोबारा आइलेट लगाऊंगा, क्योंकि खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, तो 1/t का क्या आएगा? -1/t² आएगा। तो ये वाला टाइप बन जाएगा फिर, और शायद फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? Yes, sir. तो एक बार करें, क्या आएगा बताओ जल्दी से। log t रखा बाहर, e का t का इंटीग्रेशन e का t, माइनस डेरिवेटिव करोगे log t का क्या आएगा? 1/t, e का t का e का t dt, प्लस ये एज इट इज, इसका कुछ नहीं करना। अगर आपने इसमें भी लगा दिया ना तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा। ये बात, ये समझनी पड़ेगी बातें छोटी छोटी, कि भाई सर इसमें क्यों नहीं लगा रहे, पहले वाले में क्यों लगा रहे, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। और दो स्टेप, थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। एक दो स्टेप आगे सोचने का मतलब है आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि जब आप आइलेट लगाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाओगे, तो भाई log t का डेरिवेटिव करोगे तो 1/t आएगा, लेकिन 1/t² लिखा हुआ है वो कटेगा नहीं। तो 1/t का दोबारा जब एक और बार आइलेट लगाकर डेरिवेटिव करोगे तो 1/t² आ जाएगा माइनस का, और फिर वो एडजस्ट होकर शायद कट जाएगा। तो ये दो स्टेप आगे सोचना है, ताकि आपको पता लगे कि किस में लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, किस में नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि दोनों में लगा दिया, क्योंकि अगर आप दोनों में लगा दोगे फिर तो वो चलता ही जाएगा, फिर वो दूसरे वाला भी चलता जाएगा आगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. अब इसमें माइनस साइन भी बाहर है, तो कई बच्चे ये माइनस की वजह से भी गड़बड़ करते हैं, तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन। अब 1/t को रखूंगा बाहर, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है e का t का e का t, माइनस डेरिवेटिव करोगे 1/t का, 1/t का डेरिवेटिव आएगा -1/t², लेकिन ये माइनस वाला बाहर प्लस बन जाएगा, और e का t का e का t dt, ये हो गया खत्म, और प्लस 1/t² e का t dt, ये एज इट इज। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको दिख रहा होगा -1/t e का t और माइनस का 1/t² e का t का इंटीग्रेशन dt, और प्लस वाले के साथ ही कट गया ना, है कि नहीं? प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देना, e की बार t की वैल्यू x पुट कर देना, और जहां पर t लिखा है वहां पे log x रख देना। ठीक है? क्लियर है? आया सभी को बेटा? Yes. यस सर। ठीक है। अब एक बार मुझे जल्दी से अच्छा कुछ एक दो टाइप का मतलब फॉर्मूला मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ, जो मैंने बताया हुआ था, ध्यान हो तो आपको, कि भाई अगर एक तो ये बताया था मैंने, ये तो बहुत जगह काम आता है भाई, a sin x b cos x, याद है क्या करते थे इसमें अगर ऐसा लिखा हो? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई। हाँ, और ये बन जाता था साइन क्या, x प्लस कुछ एंगल ले लो थीटा। ठीक है? अच्छा लिख के दिखा देता हूँ क्या बनता था, ऐसे बनता था रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते थे, मल्टीप्लाई भी ऐसे। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ, मन में मान लेता हूँ इसकी वैल्यू cos थीटा है, मतलब अगर x लिखा हो तो इसको कुछ एंगल मान लेना दूसरा थीटा, साइन के साथ cos ले लेना, cos के साथ साइन हो जाएगा। तो ये पता क्या आएगा, ये वाला सॉल्व करके साइन थीटा ही आएगा। तो तुम्हें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने पहले वाले को cos थीटा माना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली साइन थीटा ही आएगा, भूल जाओ। तो बस इसको ऐसे लिख देना, साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लग जाएगी साइन x प्लस थीटा। तो ये बेसिकली क्या होगा, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज हो गया। तो अगर मुझे कोई कहता है कि ऐसे इंटीग्रेशन करके दिखाओ, √3 साइन x माइनस कॉस एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कोई दूसरी टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे या रेफरेंस बुक में देखोगे, उसको ऐसे करके दिखा रखा है। साइन एक्स का फॉर्मूला वो लगा देते हैं क्या, 2 tan x/2
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स का लगा देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन की फॉर्म में लगा दिए दोनों फॉर्म में। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर जब एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ऊपर बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे हो जाएगा कुछ ऐसा, 3 के साथ आ गया 2 टेन एक्स बाई टू, और कॉस के साथ आ जाएगा -1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर आपको लगेगा कि भाई टेन एक्स बाई टू को अगर लेट करेंगे तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, तो टेन एक्स बाई टू को लेट करके टी सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में 1/2 भी आएगा, डी एक्स इक्वल टू डी, तो सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, नीचे सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका ठीक है, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस क्यों करूँ मैं, जब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये वाला टाइप था इससे बहुत ईजी हो सकता था ना, √3 sin x माइनस का cos x। तो बताओ क्या आएगा, बताएगा? इसको हम क्या करेंगे, तो वही टाइप बन गया ना, a sin थीटा, a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा, 4 का रूट होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मतलब क्या कर दूं मैं, ऊपर 2 लिख देता हूँ, ऊपर लिखना है नीचे आएगा भाई 2, सॉरी नीचे आएगा ऐसे 2, और साथ में क्या आएगा, साइन क्या लिख दूं, x प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, माइनस लिखूंगा, कितना माइनस कोई बताएगा, माइनस क्या आएगा भाई, π/3। आप √3/2 लिखोगे, और √3/2 को आप cos थीटा मान रहे हो, है ना, तो √3/2 को अगर cos थीटा मान रहे हो, मतलब ऐसे हो गया ना, देखो ऐसे लिख दिया आपने इंटू 2, तो इसको आप मान रहे हो, इसको आप मान रहे हो cos थीटा, और 1/2 को मान रहे हो आप sin थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, 60 पे होती है, π/6 या π/3, π/3। हाँ 6 बोला था ना तुमने, है ना, क्या बोला था भाई, 5/6 बोला था, π/3 बोला था, फिर √3/2 30 डिग्री करो, ये cos। cos की वैल्यू, भाई cos की वैल्यू π/360 डिग्री पे ही तो होती है वैल्यू, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अरे यार सॉरी, मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ, सॉरी, हाँ भाई π/30 पे होता है, सॉरी cos साइन होता है वो, तो मैं साइन सोच रहा था, ठीक है भाई, तो जब पता होता है तो देखो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है कि सर कुछ भी बोल रहे हो, सर को भी करेक्ट कर देंगे कि सर गलत लिख रहे हैं, सर कंफ्यूज है, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई ये आ गया हमारा, अब सिंगल बन गया ना, मतलब ये इतना लिखकर एक स्टेप में, तो अब ये तो तुम्हें दिख गया होगा, ये तो ऐसा बन गया cos sec x माइनस π/6। अब काफी बच्चों को ना गारंटेड बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है किसी को, cos sec x का इंटीग्रेशन, cos sec x का इंटीग्रेशन, log मोस्ट log बाकी नहीं याद, बस log है। अच्छा, मतलब किसी को भी याद नहीं है, मैं तो कह रहा था शायद ज्यादातर बच्चों को नहीं होगा, बट कुछ तो मेरे को लग रहा था कुछ बच्चे तो बताएंगे, किसी को भी याद नहीं आ रहा भाई। पता है क्या होता है, जो कम फॉर्मूले यूज होते हैं ना वो याद नहीं करते हम, क्योंकि लगते ही नहीं है तो ध्यान ही नहीं देते, तो बेटा फंस जाओगे कभी ना कभी, तो ये याद रहना चाहिए भाई। इसका फॉर्मूला है वैसे cos x माइनस cot x, और ऐसा ही फॉर्मूला होता था sec x का, log उसमें प्लस आता है बस, sec x प्लस tan x, और फिर tan और cot की भी होती है भाई डायरेक्ट, इसका होता है log tan x का कोई बताएगा क्या होता है log, सीकेंट होता है शायद, log सीकेंट, ये होता है, और इसका log साइन। अच्छा बाई चांस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला टेस्ट करना है, एक बार भी टेस्ट कर सकते हो कि आपने जो लिखा है, मतलब याद तो था तुम्हें, बट सेक आना था, कॉस आना था, क्या आना था, चेक कर लो, log sec x का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 1/sec, और sec x का होता है sec x tan x, sec x कट जाएगा, tan ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, log sin x का चेक कर लो, 1/sin x, sin x का cos x, cos by sin cot होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये वाले जो मैंने फॉर्मूले लिखे ये याद होने चाहिए। अच्छा इसका देखो, ये वाला फॉर्मूला ना लगा के ना, मतलब तुम्हें आगे जाके मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब जो ऑप्शन के बनोगे ना वो ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होगा, पता है क्या होगा, इसी का आगे मैनिपुलेशन करके सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाकर ये बन जाता है, तो ये लर्न कर लो, ज्यादा बेटर है, कहीं पे लिख लो बेशक से, ताकि टाइम वेस्ट ही ना हो। ये कैसे आया, cos sec को तुम लिखोगे 1/sin,
कॉट को लिखोगे कॉस बाय साइन, 1 माइनस कॉस डिवाइड बाय साइन आएगा, 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और जो नीचे cos x आया उस सॉरी sin x जो आया उसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2। ऊपर नीचे से क्या होगा, cos x by 2 कट जाएगा, या sin x by 2 sin x by 2 कट जाएगा, और sin x by 2 cos x by 2 बचेगा जो कि tan x by 2 होता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो पेपर में ना यही वाला लग रहा होगा ज्यादातर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंगल है, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो tan x by 2 डायरेक्टली लर्न कर लो, ये आता है। ठीक है, और ये चारों लर्न होने चाहिए भाई, ऐसे नहीं है कि लाइक भूल गए, याद रहने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? एक और जल्दी से, एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भाई, sin 2x का तो सबको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, 2 sin x होता है, cos x होता है। एक और फॉर्मूला पूछूंगा तो वो भी बता दोगे आप, क्या होता है, 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, दो और लिखवा रहा हूं मैं, ये याद होने चाहिए, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? पेपर में ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, ऊपर लिखा होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में लिखा होगा कुछ इस तरह से दे रखा होगा। तो क्या समझ में आया भाई? मैंने बोला था न्यूमरेटर को हमेशा ध्यान में रखा करो कि न्यूमरेटर नीचे वाले का किसी का डेरिवेटिव आ सकता है क्या, तो देखकर तो नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि sin 2x का तो मुझे पता है cos 2x आएगा, तो वो तो नहीं आता डेरिवेटिव इसका। पर sin 2x का जब मैं फॉर्मूला ये लिख लूंगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा sin 2x को, तो अगर मैं इसको t मान लूं तो ऊपर वाला डेरिवेटिव नहीं आ जाएगा, ये आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. तो भाई ये दो फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो। डिपेंडिंग ऑन न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, अगर न्यूमरेटर में लिखा होता साइन प्लस कॉस तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और अगर साइन माइनस कॉस होता तो फिर लिखता मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, ताकि उसका डेरिवेटिव करने पे फिर वो आता। अब मैं खुद मैनिपुलेट करके बना तो सकता था ये फॉर्मूले, पेपर में तुम सोचोगे हम खुद बना लेंगे ऐसे फॉर्मूले, पर ये दिमाग में एकदम ऐसे आएगा नहीं कि ये फॉर्मूला ऐसे बनाना है। मतलब देखकर तो समझ में आ गया होगा तुम्हें कि साइन 2x के ही इक्वल है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 1 कट जाएगा, 2 sin x cos x की वैल्यू sin 2x आ जाएगी। दूसरे वाले में भी ऐसे ही होगा, -1 + 1 कट जाएगा और -2ab + 2ab बन जाएगा, माइनस माइनस, और sin 2x आ जाएगा। पर पेपर में ऐसे याद नहीं आएगा, तो ये sin 2x और जब ऐसा दिख जाए sin x - cos x या sin + cos x, एकदम ही फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए माइंड में। ठीक है, और ये टिपिकल टाइप है, आते हैं पेपर में भी आए हुए हैं, पेपर में पास्ट ईयर में क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में तो इंडेफिनिट स्टार्ट कर दो अपना रिवीजन। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं, डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा। ठीक है, उसमें लिमिट ऑफ सम टॉपिक रह गया था लास्ट टाइम, वो भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, Yes, sir. अपना साथ साथ जो मैंने कराए हैं चैप्टर कंटिन्यूटी लिमिट्स, थोड़ा सा वो अपने साथ साथ रिवाइज करते चलो। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन और एओडी बोला है, एक बार खुद रिवाइज करो, वो मेरे ख्याल से कर लोगे तुम, तो एक बार रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ईज हो जाएगा कराना, तो वो साथ साथ वो भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अभी आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, और ये जो फॉर्मूले बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड टाइप, वो सारे सब्स्टिट्यूशन सब रूल्स याद होने चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू बेटा, Thank you, sir. Uh, बाय बाय।